और अब खबरों की तफसील। फरीदाबाद में कांग्रेस तर्जुमान विकास चौधरी के कत्ल में 2 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। गुरुग्राम के कौशल गैंग पर इस कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में बदमाशों ने कई राउंड फायर किए थे, जिसके नतीजे में विकास की मौत हो गई थी। इसके बाद कत्ल के बाद एहतजाज का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ था। बेंगलुरु में साबिक रियासती वजीर और शिवाजी नगर के एमएलए रोशन बेग ने वीके अब्दुल्ला स्कूल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको आईएमए से जोड़कर ना देखा जाए। रोशन बेग ने कहा कि आईएमए कंपनी ने सरकारी स्कूल गोद लिया था। अब अचानक आईएमए कंपनी के बंद होने के बाद मसला पैदा हुआ है। इस सिलसिले में महकमे तालीमात आमा से उन्होंने कहा कि गुफ्तगू जारी है और 21 नए टीचरों की तकर्री भी की गई है। वादरे के रोशन बेग के असेंबली हल्के में मौजूद इस स्कूल का हाल ही में वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान और रुकन कौंसिल रिजवान अरशद ने दौरा किया था। अब वो स्कूल आईएमए वालों ने उस वक्त स्कूल ली थी, वो मुआहदा आईएमए और हुकूमत कर्नाटका के बीच में हुआ था। चूँकि मैं उस स्कूल का तालिब इल्म था, मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि वो स्कूल इम्प्रूव हो, तो उन्होंने एक नई स्कूल बनाकर हुकूमत कर्नाटका के साथ मुआहदा करके बनाई है। अब चूँकि अब ये जो मसला हुआ है, इस मसले के तहत हम फ़ौरन हुकूमत कर्नाटका से बात करके, कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन से बात करके, वज़ीर आला से बात करके 21 नए टीचर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अब वहाँ भेजे गए हैं। उन्होंने जाके वहाँ रिपोर्ट भी कर लिया है। और मसला है एलकेजी यूकेजी का। एलकेजी यूकेजी के टीचरों के लिए ये मोहनदास पै फाउंडेशन या किसी फाउंडेशन से उसको किस तरह करना चाहिए, बातचीत ये हो रही है। मैं एरिया का एमएलए हूँ, मैं खूब जानता हूँ। मैं उस गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मैं कहीं दूसरे शहर से बेंगलोर नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ आकर सियासत नहीं करनी है। ये स्कूल का मसला मेरा मसला है, वहाँ के बच्चों का मसला है। तो मुझे उतनी ही तकलीफ़ है, उतनी ही ये उस स्कूल से लगाव है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद नॉर्मल आ जाएगा, हो जाएगा मसला हल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मजलिस आमला का इजलास जारी है। इस इजलास में स्टूडेंट यूनियन को ख़त्म करने पर मोहर लग सकती है। इससे पहले ही एकेडमिक काउंसिल ने यूनियन ख़त्म करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। स्टूडेंट यूनियन की जगह अब स्टूडेंट काउंसिल तश्कील दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में अनारकी और गुंडागर्दी रोकने के लिए स्टूडेंट यूनियन को ख़त्म किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस्लाहात की मुहिम चला रखी है। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का इस्तीफा देना और वापस ना लेना ये एक नाटक है। न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। अरे हुए राहुल गांधी जी इस्तीफा न दें, इसके लिए कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ चक्का जाम हो रहा है, कहाँ देश की जनता सड़क पर आ गई है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि इस हार को राहुल गांधी जी अपने से उतारना चाहते हैं। वो इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते कि उनकी नीति और उनका नेतृत्व हार का जिम्मेदार है। वो हार का ठीकरा प्रदेश के नेताओं पर थोपना चाहते हैं और अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर वो अपने स्टेट यूनिट को जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रदेश का नेता उनको नेता नहीं मानता। प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी जी की गलत नीति की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। इसलिए वो इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। अगर इस्तीफा देना होता तो एक ट्वीट लगता, एक ट्वीट करते कि वो अध्यक्ष से रिज़ाइन दे रहे हैं और दूसरा अध्यक्ष दूसरे दिन चुन लिया जाता। कुछ भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया कि कार्यकारी अध्यक्ष जो पूरा काम को देखें, दूसरे दिन उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कांग्रेस में हो रही है कि राहुल गांधी जी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं
उनके प्रवक्ता कहते हैं कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, हैं, रहेंगे। आखिर कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो हार से सबक सीखने को तैयार है या नहीं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए पहलू खान के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में उनके 2 बेटों और एक ट्रक ड्राइवर का नाम भी शामिल किया गया है। ये चार्जशीट राजस्थान में नई हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद तैयार की गई है। पहलू खान पर गाय की स्मगलिंग का इल्जाम है। पहलू खां वाले मामले में जो ये चार्जशीट सामने आई है, इसको लेके न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में कांग्रेस को लेके मायूसी है। एसडीपीआई का एक क्लियर स्टैंड है कि अगर पहलू खां के परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो हम राजस्थान की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेंगे, और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि पहलू खां के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। एसडीपीआई इस मामले को लेके कोर्ट में भी जाएगी, और एसडीपीआई जो है वो सरकार को पर दबाव बनाएगी, न केवल पहलू खां, बाकी जितने भी यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई, गौ पालकों को गौ तस्कर बना के और वो जो अपराधी थे उनको संरक्षण देने का प्रयास किया, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एसडीपीआई सरकार पर दबाव बनाएगी कि सरकार एक एसआईटी गठित करे और सही मायने में तय तक पहुँचे कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। क्योंकि ये जो भीड़ जो थी, ये भीड़ जो है वो भीड़ अपने आप नहीं आई थी। इस भीड़ को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुसलमानों में डर पैदा करने के लिए खड़ा किया गया था, है ना। और इसका कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। ये मॉब लिंचिंग जो पहले गाय के नाम हुई, आज श्री राम के नाम पे हो रही है। तो मॉब लिंचिंग जो है वो एक मुसलमानों में, देश के में दहशत पैदा करने का हिस्सा है। और ये जो अभी जो चार्जशीट आई है, ये भी उसका हिस्सा है कि मुसलमानों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तुम्हारे साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। जबकि चूंकि मुसलमानों ने, ये राजस्थान की जो सरकार है, ये मुसलमानों के सहयोग के बिना बन ही नहीं सकती थी। तो मुसलमान अपेक्षा कर रहे थे इस सरकार से कि जो मॉब लिंचिंग के अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन इन्होंने जो वो मारे गए लोग हैं, है ना, उनको ही अपराधी बना दिया। तो इससे मुसलमानों में बड़ी नाराज़गी है कि हमने बड़ी उम्मीदों से जो है ये सरकार बनाई थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से इंसाफ मिलेगा। तो अगर इंसाफ नहीं मिला तो एसडीपीआई पूरे राजस्थान में सड़कों पे उतरेगी और हम सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेके जाएंगे जब तक पहलू खां के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है। जो चार्जशीट सामने आई है, इसको लेकर के मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और अब सब लोग बैठकर इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हमें इस पे सड़कों पे उतरना पड़ा तो सड़कों पे भी उतरेंगे। ये आए दिन का मामला है। पहले गाय के नाम पर हो रही थी, अब लोगों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और न लगाने के ऊपर मारते हैं। तो ये सारी एक सोची समझी रणनीति है। सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी यहाँ जो इस तरह के जुल्म मुसलमानों पे चल रहे थे, दलितों पे चल रहे हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वो बादस्तूर जारी हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि सरकार या तो इस पर जाग जाए और इन तमाम जो चीज़ें राजस्थान में हो रही है ये बंद करे और इसके करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन ले, सख्त से सख्त एक्शन ले। बल्कि इनके लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि इनकी ज़मानतें ना हों, और जिस तरह जो है ये बलात्कारियों को सज़ा मिलती है, इस तरह इन्हें भी सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये देश के अंदर इस तरह की हरकतें करके ये हिंदू मुस्लिम नफरत ही नहीं बल्कि देश को बांटने के लिए सारी हरकतें पैदा हो रही है। और पहलू खान मामले पर कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी और जमीयत उलमाए हिंद के गुलजार आजमी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक आदमी जो दुनिया में नहीं है, कानूनी एतबार से उसके खिलाफ चार्जशीट हो ही नहीं सकती है, और उनके दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट है। ये बिल्कुल गलत है। इस केस को विड्रा करना चाहिए। इसको मैं अशोक गहलोत जी को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ। हुकूमत बदल जाने से जो पुलिस है उसकी जहनियत नहीं बदलती, वो तो उसी धड़ल्ले पे चलते हैं। हाँ, अगर हुकूमत बदलने के बाद ईमानदार लोग आए और उनमें ये हो कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर वो मजबूर करते हैं पुलिस वालों को कि वो अपने सही तरीके से काम करें, तहकीकात करें। लेकिन गहलोत साहब का तो पुराना रिकॉर्ड है।
इन्होंने तो बहुत कुछ किया मुसलमानों के साथ, इनसे क्या तवक्को रखी जाए कि वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे और फिर वो अपनी कुर्सी बचाएं या मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। एक बड़ा सवाल है उनके सामने। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के अक़लियत को, मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ मिलकर रहेगा, चाहे मजबूरन इनको करना पड़े, लेकिन इनको करना पड़ेगा। इसलिए कि अब सिर्फ जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों और दलितों के साथ, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं रहता, अब वो तो हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका में भी उसके ताल्लुक़ से पूछगछ होती है, लोग सवालात उठाते हैं। अगर हुकूमत मुसलमानों को इंसाफ दिलाएगी और उस मुकदमे को वापस लेगी तो उसके हक़ में बेहतर होगा, वरना मुकदमा तो इंशाअल्लाह हम जीत के रहेंगे। गौकुशी और जय श्री राम के नाम पर हुजूम के जरिए पीट पीट कर कत्ल किए जाने के मामले में लगातार इजाफा हुआ जा रहा है। इस सिलसिले में देवबंद में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। देवबंद में जमीयत उलमा की तरफ से ये एहतजाज निकाला गया। मस्जिद के करीब जमा एहतजाजियों ने रैली की शक्ल में ईदगाह मैदान तक मार्च किया, जहां एक अवामी रैली का भी एहतमाम किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट में इतनी तादाद में हो चुकी है और अब तक उन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जब मोदी ने ये बात कही कि हमें अभी तक हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हमको सबका विश्वास भी जीतना है, तो जाहिर है कि जब उन्होंने ये बात कही है तो इसे करके दिखाएं। इतने बड़े मुल्क में जहाँ बड़े से बड़ा कम्युनल राइट अगर चाहे हुकूमत तो वो 6 से 8 घंटे में रोक सकती है, तो मॉब लिंचिंग को क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या ये समझ लिया जाए कि अब हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल हो चुकी है? और हमारा मानना ये है, अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये मॉब लिंचिंग है और हम ये भी नहीं कहते हैं कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, हम ये कहते हैं कि ये एक तरह की पॉलिटिकल टेररिज्म है। न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आपका खैर मकदम। और अब बात करेंगे बारिश की। मुंबई में जुमे से लगातार बारिश हो रही है। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। दीवार गिरने से कुछ जानवरों को और कई ऑटो को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 जुलाई तक इसी तरह की बारिश वहां पर होती रहेगी। हमारे नुमाइंदे वसीम ने हालात का जायजा लिया। मुंबई में लगातार हो रही बरसात से मुंबई करों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं वीकेंड का मजा लेने के लिए कुछ लोग मरीन ड्राइव पे भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पे मरीन ड्राइव पे इस पूरी बरसात का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुंबई की सड़कों की बात करें तो लगातार हो रही बरसात की वजह से जल जमा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है। लोग अपने ऑफिस तक पहुंचने में काफी वक्त लगा रहे हैं। ट्रेनें भी डिले चल रही है। बीएमसी की तरफ से इसे लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। 235 पंपिंग लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से रोड पे किसी भी तरह का कोई जल जमाव ना हो सके। इसके लिए 7 पंपिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के मुंबई करों को दिक्कत ना हो। अगले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा बरसात अगर हुई है तो सबब इलाके में हुई है 234 mm। तो वहीं मुंबई में जो वेस्टर्न सबब है उस इलाके की बात करें कोलाबा की तो 80 mm है। लेकिन वीकेंड होने की वजह से अब भी लोग अपने घरों से काफी लेट निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह से अपने स्थान पर पहुंचने के लिए किसी भी दिक्कत से नहीं गुजरना पड़ रहा है। ट्रेनें भले ही 10 से 15 मिनट अब भी देरी से चल रही है। लगातार हो रही बरसात अगर इसी तरह से चल रही तो हो सकता है कि सड़कों पर जल जमाव देखने मिले। लेकिन फिलहाल इस पूरे वीकेंड का एंजॉय करने के लिए कई ऐसे लोग भी हैं जो बरसात का लुत्फ उठाने के लिए मरीन ड्राइव पे हैं और वो इस पूरी जो बारिश है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो 24 घंटे का जो अलर्ट दिया गया है, इस अलर्ट के बाद मौसम विभाग की चेतावनी को लोगों ने गंभीरता से लिया है और घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। जो अपने कार्यालय पर जाना चाहते हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए वक्त से पहले ही पहुंचे हैं। फिलहाल तो पंपिंग स्टेशन के जरिए किसी भी तरह से बरसात ना हो, बरसात के बाद जो पानी जल जमा होता है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन इसी तरह से बरसात चलती रही तो हो सकता है कि कुछ मुंबईकरों को दिक्कतें हो सकती है और 24 घंटे खास करके मुंबईकरों के लिए काफी दिक्कत भरा हो सकता है। मुंबई से सरोज जलाल के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
आरजेडी लीडर मनोज झा ने तेजस्वी के ट्वीट पर अपने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि लोग तेजस्वी पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो पीर को असेंबली में नजर आएंगे। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। सर, आखिरकार तेजस्वी जी सामने आ गए हैं, ट्वीट के माध्यम से ही सही, लेकिन उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। देखिए, चुप्पी तोड़ने की बात नहीं है, किस तरह की असंवेदनशील बातें हो रही थी। मैं लगातार आपके माध्यम से कह रहा था कि जिस व्यक्ति ने 2.5-3 महीने तक सांस न लिया हो, उसको अपने कुछ पेंडिंग काम पूरे उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि लिगामेंट रेसियल इंजरी का वो इलाज करवा रहे थे। उसमें मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, जाहिर है जो लोग समझते ही करेंगे। लेकिन मैं विपक्ष और मीडिया के भी एक वर्ग को क्या कहूँ, जिन्हें मसाला, गरम मसाला डालने की आदत है, वो चुपचाप देखते रहे। जो उनको करना था, जिनको निर्देश देना था, वो बदस्तूर जारी रहा। हाँ, उन्होंने मना किया था फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो उन्होंने आज कह भी दिया। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, अब सोमवार को उम्मीद की जाए कि नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल उम्मीद नहीं, पुख्ता यकीन रखिए होंगे, क्योंकि फ्राइडे को तो प्रोसीडिंग कुछ होनी नहीं थी। उसके बाद शनिवार रविवार है, मंडे से आप देखिएगा और बेहतर तेवर में देखिएगा। जन मुद्दों के साथ एक जो संघर्ष की हमारी प्रवृत्ति रही है, जो हमारे नाभि में, उसका आप रूपांतरण देखेंगे। एक सवाल है, चूंकि मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई इंसेफ्लाइटिस से जिस तरह से बच्चे मरे, उसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रहेगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे को आप लोग लगातार उठाते रहे, तो तमाम मुद्दों को लेकर क्या आरजेडी का पुराना तेवर रहेगा जेडीयू और बीजेपी अलायंस के खिलाफ में? देखिए, सीधे तौर पर पुराना तेवर, ये तेवर किसी के खिलाफ नहीं है, ये तेवर आवाम के पक्ष में। जिन आंगनों की किलकारियां खत्म हुई है ना, वो आंगन भी हमें देख रहे हैं। वो आंगन देखना चाहते हैं कि हम किस तरह उनके मुद्दों को लेके जाते हैं। राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा है कि हमारे नेता, चाहे लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, तमाम शीर्ष नेता, उनकी एकमात्र कोशिश थी अगली मौत रोकी जाए, अगली मौत रोकी जाए, जिम्मेवारी तय की जाए। बक शुड स्टॉप समवेयर। ये पता चले कि 14 से 19 तक प्रिवेंटिव और रेस्पॉन्सिव मेडिकल केयर में हमने क्या किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव सोमवार से सदन के भीतर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इस बात का इरादा किया है कि दफा 377 हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने की सबसे बड़ी रुकावट यही है। 370 हटना चाहिए, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान है। हम इसके खिलाफ आज नहीं, पहले से रहे हैं। देश के अंदर एक कश्मीर को मानसिक रूप से, इमोशनली इंटीग्रेट होने में, कश्मीरियों को इंटीग्रेट होने में बहुत बड़ी बाधा 370 है। ये जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीका आवश्यक होगा उस तरीके से किया जाए। और कांग्रेस का राम माधव पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कश्मीर में बीजेपी पीडीपी अलायंस 2.5 साल केवल सरकार में रही। लंबे समय तक वहां लोकल पार्टियां, प्रॉक्सियों के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। 60 के दशक में प्रॉक्सीज चलाते थे कांग्रेस के प्रॉक्सीज वहां सरकार। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कल कहा था वो एक ऐतिहासिक सत्य है। कश्मीर के अंदर जो भी समस्या आज विद्यमान है उसका जड़ नेहरू के आजादी के बाद के पहली सरकार की नीतियों में है। वहीं से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद हो, एक सेपरेट स्टेटस वाली डिमांड हो, वो सबकी शुरुआत उसी समय से हुई है। तो इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी लीडरशिप को लेना ही पड़ेगा। अलगाववाद का प्रोत्साहन जरूर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान में लगे हुए आतंकवादी संगठन और आईएसआई देता है, ये बात तो सच है। पर वहां अलगाववाद का प्रारंभ प्रवेश हुआ 1987 में, जब इलेक्शन का भारी पैमाने पर रिगिंग हुआ था, जिसमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला दोनों शामिल थे। उसके बाद वहां असंतोष फैला, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और वहां टेररिज्म को अंजाम दिया था। कांग्रेस पार्टी को 87 के रिगिंग के लिए सब इतिहास में लिखा है किस प्रकार का रिगिंग वहां हुआ, जिसके चलते वहां असंतोष पनपा था। नाज़रीन, आज उर्दू ज़बान के नामवर अदीब, मुहक्किक और नाक़िद प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी का यौम पैदाइश है। पेश सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। अरबी और उर्दू के मायानाज आलिम प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी अपनी जात में इल्म का खजाना थे। आप बैक वक्त 6 ज़बानों अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी के आलिम और माहिर थे। लेकिन
उर्दू के तनकीदी और तहकीकी अदब में उन्होंने जो इजाफे किए और जो कारनामे अंजाम दिए, उन्हें ये ज़बान कभी नहीं भूल सकती। इसी तरह आपने जनूबी एशिया में तसव्वुफ पर जो इल्मी काम किया, वो भी बेहद अहमियत और अफादियत का हामिल है। निसार अहमद फारूकी 29 जून 1934 को उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा के एक मोअज़्ज़िज़ खानदान में पैदा हुए। मशरिकी ज़बानों और इस्लामियात की इब्तिदाई तालीम आपने अपने नाना और मामू से पाई। बाद में हैदराबाद मुंतकिल हुए, लेकिन चंद माह बाद दिल्ली चले गए। उर्दू की बाज़ाब्ता तालीम निसार अहमद फारूकी ने जामिया उर्दू अलीगढ़ में हासिल की। इसके बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अरबी में MA किया और मुस्लिम तारीख नवीसी पर तहकीकी काम के सिले में PhD की सनद से नवाजे गए। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आप बतौर रीडर वाबस्ता हो गए और फिर वहीं पर शोबा अरबी के सरबराह भी मुकर्रर हुए। सन 2002 में आप रिटायर हो गए, लेकिन ज़बान व अदब की खिदमत का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। निसार अहमद फारूकी ने 50 से ज्यादा किताबें तसनीफ की और 700 से ज्यादा मज़ामीन लिखे, जो बरसों से उर्दू और अरबी के तालिब इल्मों की रहनुमाई कर रहे हैं। फारूकी साहब की अदबी तसानीफ में दिरासात, दीदो दरियाफ्त, मीर तकी मीर की आप बीती, तलाश गालिब और तलाश मीर जैसी अहम किताबें शामिल हैं। नवादिर गालिब के उन्वान से आपने एक मुख्तसर मगर बेहद अहम किताब शाया की, जो गालिब के लिखे हुए उन खुतूत पर मुश्तमिल है जो इससे पहले सामने नहीं आए थे। बर्रे सगीर के सूफिया इकराम, तसव्वुफ की तहरीक और हिंदुस्तानी तहजीब पर इस तहरीक के असरात के बारे में आपने बहुत सी किताबें लिखी। इन किताबों में नक़्द मलफूजात, क़ियामुल क़ायद, सूफिया इकराम और कौमी यकजहती, चिश्ती तालीमात और तज़किरा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। पद्म भूषण प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जैसे जय्यद नक्काद और फलसफी ने उम्र में उनसे बड़े होने के बावजूद बरसरे जलसाए आम ये एतराफ़ किया था कि सही उर्दू उन्होंने निसार अहमद फारूकी से ही सीखी थी। ये एतराफ़ सुनकर फारूकी साहब आप दीदा हो गए थे। 28 नवंबर 2004 को मुख्तसर अलालत के बाद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी का इंतकाल हो गया। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके इल्म की रोशनी किताबों की शक्ल में हमेशा जिंदा व ताबिंदा रहेगी। हैदराबाद के मुफख्खम जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब सदर जमहूरिया ने शिरकत की और उर्दू में ट्वीट करके तलबा को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारा मुल्क कई तहजीबों का गहवारा है, जहाँ पर ख्वातीन को बराबर के हुकूक हासिल है। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली भी मौजूद थे। And moreover, our परंपरा है भारत का आदिकाल से, वेद काल से, पुराने काल से हमारा परंपरा है महिलाओं को महत्व देना। देश का नाम कहते कोई भारत माता कहते, भारत पिता कहते नहीं है ना, मदर लैंड नॉट फादर्स लैंड। कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून जरूरत है, पर कानून के साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब सदन में चर्चा हो रही थी निर्भया प्रकरण को लेकर, हमारे देश में एक कमजोरी है, कोई भी समस्या हो गया तुरंत लोग एक साथ नया कानून लाओ, नया इतना कानून है भाई, वो कानून को ठीक तरह से अमल करें तो काम हो जाता है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में एट द टाइम आई टोल्ड व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ ए न्यू लेजिस्लेशन, आई टोल्ड देम व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट ए न्यू बिल, दो आई एम नॉट अपोज्ड टू द बिल। I said, what is required is not a new bill, what is required is political will, administrative skill, then go for the kill of the social evil.